नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी। चलिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप पानी में नमक घोलते हैं तो एक पॉइंट के बाद और नमक क्यों नहीं घुलता, और उस आखिरी क्रिस्टल को डालने पर आखिर होता क्या है? चलिए इस रोजमर्रा के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी को समझना केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने, सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई करने और हाँ, आपकी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मास्टर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक हाई यील्ड टॉपिक है। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली बात, आखिर ये है क्या सॉल्युबिलिटी? लेट्स एक्सप्लोर द कोर आइडिया। बिल्कुल आसान शब्दों में, सॉल्युबिलिटी एक लिमिट है। ये किसी सब्सटेंस का वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है। तो ये सिंपल यस या नो का सवाल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक मेजरेबल क्वांटिटी है। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है, इमेजिन करो एक क्राउडेड डांस फ्लोर है। ये है आपका सॉल्वेंट। अब बाहर से लोग यानी सल्यूट पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं। धीरे धीरे फ्लोर इतना भर जाएगा कि और कोई अंदर नहीं आ सकता। फ्लोर अब सैचुरेटेड हो चुका है। बस वही लिमिट, वही हद सॉल्युबिलिटी है। तो सैचुरेटेड स्टेट में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है? वहां एक चीज हो रही है जिसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब भले ही हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्शन कंटिन्यूअस है। जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक उतने ही डिसॉल्व पार्टिकल्स सॉल्यूशन से निकलकर वापस सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड टू वे एक्सचेंज है। और इससे हम आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर, जो आपको एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। Solubility is the maximum mass of a solute that can dissolve in a given amount of solvent to form a saturated solution. इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ एक कॉमन गलतफहमी होती है जिससे बचना है। लोग सोचते हैं कि किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी एक फिक्स्ड, कांस्टेंट वैल्यू है। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है और काफी ज्यादा बदल सकती है। इस सैचुरेशन के आइडिया को और भी क्लियर करने के लिए चलिए एक और बहुत पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बस एक पार्किंग लॉट इमेजिन कीजिए। तो देखिए, पार्किंग लॉट खुद आपका सॉल्वेंट है, जिसमें लिमिटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं। जो गाड़ियां पार्क करने की कोशिश कर रही हैं वो हैं सल्यूट पार्टिकल्स। जब हर एक स्पॉट भर जाता है, लॉट फुल हो जाता है, तब आपके पास है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो एक्स्ट्रा गाड़ियां आती हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती तो वो बाहर लाइन लगा लेती हैं। वही लाइन प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करती है। इतना सिंपल है। एक बार लॉट फुल हो गया यानी सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया तो कोई भी एक्स्ट्रा सोल्यूट अंदर नहीं आ सकता। वो डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह बैठ जाएगा। तो केमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया ही क्यों? इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाएगा तो कोई सॉलिड या प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं। ये हमें क्रिस्टलाइजेशन जैसी पावरफुल प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स डिजाइन करने में मदद करता है। और ये समझने के लिए भी जरूरी है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस आगे क्यों बढ़ती हैं जबकि दूसरी नहीं बढ़ती। ओके, अब एनालॉजी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर विजुअलाइज करते हैं। अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर बनाइए। इमेजिन कीजिए कि एक बीकर में 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। आपने उसमें इतनी चीनी डाल दी है कि और डिसॉल्व नहीं हो सकती, और आपको कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं। ऊपर का लिक्विड क्लियर है, लेकिन वो पूरी तरह सैचुरेटेड है। उन क्रिस्टल्स की सरफेस पर वही डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है जिसके बारे में हमने बात की थी, मॉलिक्यूल्स का डिसॉल्व होना और वापस क्रिस्टलाइज होना, एक कांस्टेंट एक्सचेंज। अब चलिए उस बीकर को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से अब वो अपने बीच में और ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स नीचे बैठे थे वो धीरे धीरे घुलकर गायब हो जाएंगे। ये सिर्फ लैब में होने वाली थियरी नहीं है, सॉल्युबिलिटी हमारे आसपास हर तरफ काम कर रही है। चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जो आप असल में देख सकते हैं। हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को ही ले लीजिए। रूम टेम्परेचर पर आप 100 ml पानी में आमतौर पर सिर्फ 36 ग्राम नमक ही घोल सकते हैं। अगर आप 37वां ग्राम डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बस नीचे बैठ जाएगा। ये एक असली क्वांटिटेटिव लिमिट है। और इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फायदा उठाया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब टेक्निक में, जिसका नाम है रीक्रिस्टलाइजेशन। इससे केमिकल्स को प्योरीफाई करते हैं। आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। आप एक इम्प्योर सॉलिड को गर्म सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जहां उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर
जैसे जैसे आप सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, आपके डिजायर्ड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी तेजी से गिरती है। वो प्योर क्रिस्टल्स बनाकर अलग हो जाता है, जबकि इम्प्योरिटीज जो कम अमाउंट में होती हैं ठंडे सॉल्वेंट में डिसॉल्व रह जाती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल। आपको शायद लगेगा कि सॉल्वेंट को गर्म करने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ज्यादातर सॉलिड्स के लिए ये बात सच है, लेकिन गैसेस का क्या? उनके लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें घुली हुई गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और गैस बाहर निकल जाती है। बिल्कुल यही वजह है कि एक ठंडी सोडा की कैन ज्यादा फिजी होती है। जैसे ही वो गर्म होती है, उसमें डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कम सॉल्युबल हो जाती है और बाहर निकल जाती है, जिससे आपकी ड्रिंक फ्लैट हो जाती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के की पॉइंट्स को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला, सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट है जो डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक फुल पार्किंग लॉट की तरह है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। और तीसरा, टेम्परेचर का असर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आमतौर पर सॉलिड्स और गैसेस के लिए आपस में उल्टा होता है। अगर आप सिर्फ इसका कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर जैसे पार्किंग लॉट और एक रियल एग्जाम्पल जैसे नमक या फिजी ड्रिंक याद रखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत बहुत आसान लगेगा। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अब आप और कौन से रोजमर्रा के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं?